हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू राव विकास एकेडमी। आज हम आपका चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट पढ़ेंगे, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जो है इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपनी इस जर्नी को। देखो बच्चों, 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस एट प्रेजेंट। अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स जो हैं वो 118 एलिमेंट्स जो हैं हमें अभी तक पता है। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि यौगिक बनाते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी ऑल कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। यानी कि इन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सभी कंपाउंड्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला है एसिड, दूसरा है बेस, तीसरा है सोल्ट। ठीक है, इन 3 ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। चलिए आगे चलें बच्चों। जैसा कि आपने पहले की क्लासों में पढ़ा है, नाउ एज यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। और बेसिस जो है वो टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, तो आप अब सोच सकते हैं जो जो चीज़ें आप लोगों ने आज तक खट्टी खाई हैं वो सब क्या है? एसिड है, यानी कि अम्ल है। जैसे नींबू है, ठीक है, जैसे दही है, जैसे अचार भी खट्टा होता है। ठीक है, तो ये जो आंवला है, संतरा है, ये सब चीज़ें जो खट्टी हैं यानी कि वो क्या है? एसिड है। और जो चीज़ें आपने कड़वी खाई वो सब क्या है? बेस है। बिटर बिटर इन टेस्ट, यानी कि वो बेस है। ठीक है, जैसे करेला है, नीम है, कभी कभी खीरा भी कड़वा होता है, तो ये सब क्या है? बेस है। लेकिन बच्चों, खाली टेस्ट करने से हम सभी चीज़ों का एसिड या बेस नहीं बता सकते। ठीक है, ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम सब चीज़ों को क्या करें? टेस्ट करें। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेस्ट एवरीथिंग टू फाइंड आउट वेदर समथिंग एसिड और बेस। कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, उसके लिए हम सब चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? वी नीड इंडिकेटर। इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस, यानी कि हमें इंडिकेटर की ज़रूरत है। इंडिकेटर मतलब सूचक, जो ये बताए कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, अब इंडिकेटर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एन इंडिकेटर इज ए डाई। इंडिकेटर क्या होता है? एक डाई होता है। डाई मीन्स कलर। डेट चेंज कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एसिड और बेस। जो अपना रंग बदल लेता है जब इसको एसिड या बेस में रखा जाता है। एंड इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में वो अलग अलग रंग देता है। दस इंडिकेटर टेल अस वेदर ए सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और ए बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। यानी कि इंडिकेटर जो है एक डाई होता है, कलर होता है। जब हम उसको एसिड या बेस में टेस्ट करते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। एसिड में अलग कलर चेंज होता है और बेस में अलग कलर चेंज होता है, तो हमें पता चल जाता है कि जो चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है, बेस है। ठीक है, बिना टेस्ट किए। ओके, चलिए, जो सबसे कॉमन इंडिकेटर है, जब मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, हमें 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर पता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे लिटमस। ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में आपने पढ़ा है। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, ऐसे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फैथलीन। चलिए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो सबसे कॉमन इंडिकेटर है वो है आपका लिटमस। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर इज लिटमस। लिटमस क्या है? इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। देखो ये लिटमस पेपर है, ठीक है, और ये लिटमस सॉल्यूशन है। ठीक है, लिटमस पेपर ये आप देख सकते हैं, ये रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल होता है और ये सॉल्यूशन भी है। ठीक है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। ठीक है, चलिए आगे चलें। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ये एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस इज ए पर्पल डाई। देखो लिटमस का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकन। लाइकन जो प्लांट होता है उससे इसको निकाला जाता है, लिटमस का जो डाई है उसको। देखो लिटमस का डाई, ये जो चीज़ है ना, इसको लाइकन बोलते हैं। ठीक है, लाइकन, इससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और इसका जो रंग होता है वो पर्पल होता है। ठीक है, ए
प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, और ये जो लाइकन है ये एक प्लांट है जो थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, और कॉमनली यूज्ड होता है एज ए इंडिकेटर। और ये क्या करता है, इट टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में ये लाल हो जाता है, एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि अम्लीय माध्यम में तो लाल हो जाएगा और क्षारीय माध्यम में ब्लू हो जाएगा। देखो बच्चों, कुछ जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ना, उनका मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, ठीक है, आप ये चार्ट देख सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है उन सबका यहाँ पे चार्ट है, उनका नाम है यहाँ पे, और आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेड लिटमस पेपर, ठीक है, या सॉल्यूशन, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसका ओरिजिनल कलर जो है पर्पल होता है। लेकिन जब रेड लिटमस पेपर को हम एसिडिक मीडियम में टेस्ट करते हैं तो इसके कलर में कोई बदलाव नहीं होता है, नो चेंज। लेकिन ब्लू सॉरी बेसिक मीडियम में ये कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, ठीक है। ऐसे ही ब्लू लिटमस पेपर वही नेचुरल है, पर्पल है इसका ओरिजिनल कलर, लेकिन जब इसको एसिडिक मीडियम में टेस्ट करते हैं तो ये रेड हो जाता है, और बेसिक मीडियम में ये ब्लू ही रहता है, नो चेंज इन कलर, ठीक है। आगे देखते हैं टर्मेरिक, टर्मेरिक हल्दी होता है, ये भी नेचुरल है और हल्दी का रंग पीला होता है, आप जानते हैं, येलो। जब इसको एसिडिक मीडियम में टेस्ट करते हैं तो कोई चेंज नहीं, येलो ही रहता है। लेकिन बेस में यानी कि क्षारीय माध्यम में ये कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन का कलर का हो जाता है। बच्चों आपने देखा होगा कभी सब्जी खाते समय अगर आपके शर्ट पे कोई सब्जी गिर जाती है तो सब्जी में होती है हल्दी, ठीक है, और वो हल्दी जो है कपड़ों पे लग जाती है। उसके बाद जब आपकी मम्मी या आप उस कपड़े को वहाँ उस जगह पे धोते हैं साबुन लगाकर, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों, वो जगह जो है रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि साबुन जो है वो क्या है, एक क्षार है, एक बेस है, और जब बेस के संपर्क में हल्दी आएगी तो वो कैसी हो जाएगी, रेडिश ब्राउन हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है हाइड्रेंजिया, ठीक है। देखो हाइड्रेंजिया ये भी एक प्लांट होता है, फ्लावर होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। वैसे इसका ओरिजिनल कलर ब्लू है, एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। ऐसे रेड कैबेज है, नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कलर होता है, एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं, लेकिन ग्रीन हो जाता है बेसिक मीडियम में, ठीक है। चलिए आगे, फिनोल्फैथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, ये भी आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। फिनोल्फैथलीन जो है वो कलरलेस रहता है ओरिजिनली, और ये जो है अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में यानी कि क्षारीय माध्यम में ये पिंक हो जाएगा। ऐसे मिथाइल ऑरेंज जो है वो ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। जब इसको हम अम्लीय माध्यम में यानी कि एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो ये रेड हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में ये कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो दो इंडिकेटर है ना, इनको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। एक तो ऑनियन है, एक वेनिला एक्सट्रैक्ट है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ओल फैक्ट्री इंडिकेटर होता क्या है। यहाँ लिखा है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, यानी कि वो इंडिकेटर जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड में या बेस में, उनको बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ये दो हैं हमारे पास, एक ऑनियन है, प्याज है, एक वेनिला एक्सट्रैक्ट है। देखो प्याज की स्मेल आपको पता ही है कैसी होती है, अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो इसकी प्याज की स्मेल हमें आती रहेगी। ऑनियन स्मेल कैन बी डिटेक्टेड, यानी कि पता चलता रहेगा प्याज की स्मेल जो आती है वैसी आएगी। लेकिन जब हम इसको क्षारीय माध्यम में रखेंगे तो हम प्याज की स्मेल महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही वेनिला एक्सट्रैक्ट है, इसकी बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होती है। जब इसको अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो वो प्लीजेंट स्मेल हमें आती रहेगी, मतलब पता चलती रहेगी, वेनिला स्मेल कैन बी डिटेक्टेड। लेकिन जब हम इसको क्षारीय माध्यम में रखेंगे यानी कि बेसिक मीडियम में रखेंगे तो वेनिला स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यानी कि उस समय हम वेनिला की जो स्मेल है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। ये 9 जो है इंडिकेटर थे जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे, चार्ट मैंने यहाँ पे पेश किया आपके सामने ताकि आपको समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आर गिवन बिलो, कुछ महत्वपूर्ण जो एसिड के गुणधर्म है वो नीचे लिखे हुए हैं, देखिए। एसिड हैव सोर टेस्ट, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो जो चीज़ें खट्टी हैं वो सब क्या है, एसिड है, ठीक है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, देखो
एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब सर अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो किसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम है पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है। तो वो टेस्ट कैसे होता है वो मैं नीचे बताता हूँ आपको, आइए जरा देखिए। ये जो है ये है पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये इक्वेशन देख लो। जिंक, जिंक क्या है, एक मेटल है यानी कि एक धातु है। जब इसको हम एसिड के यानी कि अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो ये क्या बनाएगा, लवण, सोल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो उसके लिए टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट में क्या है ये समझिए ज़रा। देखो, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें डाला और यहाँ पे पहले से ही सल्फ्यूरिक एसिड डला हुआ है, ठीक है। अब जब इनमें रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इनमें से गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब के द्वारा नीचे जाएगी, ठीक है। और ये जो बबल सोप है ना, इस सोप में ये जो बबल सॉल्यूशन है, सॉरी सोप सॉल्यूशन है, इसमें जाएगी और यहाँ से ये बबल्स के रूप में बाहर निकलेगी, ठीक है। और जब आप इस बबल्स के पास जो है कोई मोमबत्ती लेके आएंगे या कोई मैच स्टिक लाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट होगा। तो इसी को बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to form salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो एसिड जो है ना वो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है ताकि सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल कार्बोनेट जब एसिड के संपर्क में आता है तो सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सेम यहाँ पे है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और ये एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो बनाता है सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ये जो वाटर है ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है, वाटर। अब जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस निकलती है किसी रिएक्शन में तो उसका पता कैसे लगाते हैं, पॉप साउंड टेस्ट के द्वारा। ऐसे ही अगर सॉरी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसका पता तो पॉप साउंड टेस्ट के द्वारा लगाते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर निकलेगी उसका पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक विधि है इसका पता लगाने के लिए। इसमें क्या है, अगर आप लाइम वाटर से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो लाइम वाटर जो है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की, दूधिया हो जाएगा। तो इसका मतलब जो गैस लाइम वाटर से हमने पास की है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस विधि से हम पता लगाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ यानी कि अम्ल क्षार के साथ रिएक्ट करता है और लवण और जल का निर्माण करता है। चलिए इसको देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और वाटर और सॉल्ट का निर्माण करता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं यानी कि एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं, और इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रल करके बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। देखो इसका एग्जाम्पल भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। चलिए आगे चलें। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खाली यहाँ पे नहीं हो रही है बच्चों, देखो यहाँ पे भी एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि एसिड जो है अगर मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। और ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल सिमिलर है टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों सिमिलर है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है ये बेसिक इन नेचर होता है। तो बेस मेटल ऑक्साइड हो गया, एसिड हो गया, सॉल्ट और वाटर बनेगा। आपने ऊपर देखा होगा ये बिल्कुल वही रिएक्शन है, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसका एक उदाहरण है मेटल ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कॉपर क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है,
रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड इज आल्सो ए काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि मेटल ऑक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है बेसिक इन नेचर है। ये बच्चों ये बात याद रखना, इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, ये बेसिक इन नेचर है। तो जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो सोल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी है एसिड आर कोरोजिव। एसिड जो है वो कोरोजिव होते हैं। ठीक है, तो जो एसिड का जो कंटेनर होता है ना, उसके ऊपर ये निशान लगा होता है, ये जो है हजार्ड साइन है। ठीक है, यानी कि ये हजार्ड सिंबल है कि इसमें जो है कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कोरोजिव है। ठीक है, तो जो भी मेटल के जो कंटेनर होते हैं उनके ऊपर ये निशान होता है। देखो, सॉरी, एसिड के जो कंटेनर होता है उस पर निशान होता है। द मिनरल एसिड को सीवर बर्न ऑन स्किन। अगर कोई मिनरल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड जो है अगर हमारी स्किन को छू जाए तो बहुत ज़्यादा जलन होगी। एंड अटैक डिस्ट्रॉय मटेरियल लाइक क्लॉथ, क्लॉथ को भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा, वुड को, मेटल स्ट्रक्चर को एंड स्टोन वर्क को। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कोरोजिव होते हैं। All three common mineral acid, sulfuric acid H2SO4, hydrochloric acid HCl and nitric acid HNO3 are very corrosive in their concentrated form। यानी कि ये जो तीनों के तीनों जो मिनरल एसिड हैं ये बहुत ज़्यादा कोरोजिव है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इनको अगर आप लेबोरेटरी में इनका यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से करें। ठीक है, एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। ठीक है, एसिड को कभी मेटल कंटेनर में नहीं स्टोर किया जाता है, तो फिर किस में किया जाता है, ग्लास एंड सेरामिक के कंटेनर में। ठीक है, ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा कोरोजिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे, द स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर आल्सो वेरी कोरोजिव। ठीक है, तो बच्चों इनका ध्यान रखना चाहिए हमें जब हम कभी लेबोरेटरी में इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। सभी एसिड में क्या चीज़ कॉमन होती है, तो देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ऊपर फिर से देख लीजिए। आपने ये एसिड का फॉर्मूला देखा, H2SO4, HCl एंड HNO3। आपको इन तीनों में क्या चीज़ जो है वो कॉमन नज़र आ रही है, H2SO4 में, HNO3 में एंड HCl में। तो जाहिर सी बात है कि इन सब में हाइड्रोजन आयन जो है वो एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, चलो हाइड्रोजन जो है वो एक चीज़ जो है वो कॉमन है। ठीक है, एक कॉमन थिंग इन ऑल एसिड इज डेट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। यानी कि सब एक कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जब उनको पानी में डिजोल्व किया जाता है, व्हेन डिजोल्व इन वाटर। दस द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी कि एक एसिड का एसिडिक बिहेवियर सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि पानी में मिलाने पर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इट आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। जैसे ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसको वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से जो एसिड है उनका जो एसिडिक बिहेवियर है वो शो होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने ले रखा है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और सल्फेट आयन भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि एसिडिक कैरेक्टर क्यों है किसी भी एसिड का, तो वो इसी वजह से है क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि क्या सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, नहीं। जैसे कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, इनमें भी हाइड्रोजन होती है, बट दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, लेकिन उनके पास एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। क्यों, बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। क्योंकि जब इनको ग्लूकोज को और अल्कोहल को पानी में मिलाया जाता है तो उनकी हाइड्रोजन जो है सेपरेट नहीं होती है और हाइड्रोजन आयन नहीं बनाती है। ठीक है, इसलिए उनके पास कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, हालांकि उनके पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, तो ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन, सभी एसिड में हाइड्रोजन होती है, लेकिन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड, लेकिन वो सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो। ठीक है, चलिए आगे चलें। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि पानी के एब्सेंस में
एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ किस वजह से है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन की वजह से। द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ए सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हैंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। देखिए, पानी की गैर मौजूदगी में एसिड जो है वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो थी वो एसिड के बारे में थी। और अब बेस के बारे में। बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं तो हूँ, आप डाउट पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ फॉर माई मोटिवेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, मेरे मोटिवेशन के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। बेस, बेस का मतलब होता है हिंदी में क्षार। ठीक है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द बेसिस डो नॉट डिजोल्व इन वाटर। ज़्यादातर बेस जो है वो पानी में नहीं मिलते हैं, बट मतलब पानी में नहीं घुलते हैं, बट सम बेसिस डिजोल्व इन वाटर। लेकिन कुछ बेस जो है वो ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के। तो ऐसे बेसिस का एक स्पेशल नाम है एल्कली। जो पानी में घुलने वाले बेस होते हैं उनके लिए एक स्पेशल नाम रखा गया है जो कि है एल्कली। इन दिस क्लास वी विल स्टडी ओनली वाटर सोल्यूबल बेस, यानी कि इस क्लास में हम केवल वाटर सोल्यूबल बेस के बारे में ही पढ़ेंगे, पानी में घुलनशील बेस जिनको एल्कली भी कहा जाता है। फिर से यहाँ पे डेफिनेशन है, एल्कली ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि एल्कली एक ऐसा बेस है जो पानी में घुलनशील। एल्कली जो है एक मतलब वो बेस है जो पानी में घुल जाते हैं, इसलिए उन बेस को एल्कली बोला जाता है। चलिए, बेसिस आर केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड, यानी कि बेस जो है वो रासायनिक रूप से एसिड के अपोजिट होते हैं, यानी कि उनके उल्टे होते हैं। ठीक है, बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए बिटर टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो चीज़ें आपने कड़वी खाई हैं वो सब क्या है, बेस है, यानी कि क्षार है। ए बेस इज केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। देखो, एक बेस जो है वो केमिकल सब्सटेंस है, एक रासायनिक सब्सटेंस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। हमने पहले ही पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें भी आएगा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड है, वो सब क्या है, वो सब बेस का काम करते हैं क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है। चलिए आगे भी आएगा, मैं पीछे देख रहा था कि मैंने आपको दिखा दूँ, आगे भी आएगा, ये फिर दिखाऊंगा मैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि बेस के गुणधर्म क्या है, क्षार के गुणधर्म। बेस है वे बिटर टेस्ट, बेस का टेस्ट कड़वा होता है। बेस आर सोपी टू टच, ये जो है साबुन की तरह महसूस होते हैं टच करने पर। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये लाल लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इसलिए ये इनको भी इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बेस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो, बेस सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेस, सभी मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। और हाइड्रोजन गैस अगर निकलेगी तो उसको टेस्ट कैसे किया जाता है, पॉप साउंड टेस्ट, वो मैं बता चुका हूँ ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और इसका टेस्ट पहले ही बता चुके हैं हम, देख सकते हैं आप लोग ऊपर। ठीक है, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा था और बेस की प्रॉपर्टी में भी है। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, यानी कि ये बेस है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये बना देते हैं सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, यानी कि ये सोल्ट है और ये वाटर, तो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं, इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, मैं पहले बताया था मेटल ऑक्साइड जो है उनका नेचर बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, तो इसलिए रिएक्ट करेंगी टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, और सोल्ट और वाटर बनाएंगे। देखिए जरा, नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये भी जो है एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्ट्रॉन्ग बेसिस और एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर वेरी कोरोजिव एंड अटैक एंड डिस्ट्रॉय आवर स्किन। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना वो भी कोरोजिव होते हैं, और अगर आपकी स्किन को छू जाए तो आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए
सो टू वॉर्न पीपल, लोगों को वॉर्न करने के लिए उनके ऊपर हजार्ड वार्निंग साइन होता है उनके कंटेनर पर। ठीक है, देखते हैं हजार्ड वार्निंग साइन, जो मैं आपको एसिड में बता चुका हूँ, ये वही हजार्ड वार्निंग साइन है। ठीक है, चलिए, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, सभी बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है? देखो, एसिड में क्या चीज़ कॉमन होती है वो आप जानते हैं। एसिड के अंदर होता है हाइड्रोजन आयन, और बेस के अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है वो होती है हाइड्रोक्साइड आयन, ये बेस में होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको हम। ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर, जब पानी में डिजोल्व होता है तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तो सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, from the above example you will be able to understand that all bases or alkali produce hydroxide ion when dissolved in water, यानी कि ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल से आप समझ चुके हैं कि जितने भी बेस हैं जब उनको पानी में मिलाया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं पानी में मिलाने पर। ठीक है, देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? बेस है। बिकॉज दे डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, ये सभी बेस क्यों है? क्योंकि पानी में घोलने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डाइल्यूटिंग एसिड एंड बेस, बच्चों इससे भी पिछली बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखें जरा, क्या है डाइल्यूटिंग एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस को किस प्रकार से डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस को डाइल्यूट करते समय काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए हमें। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, डाइल्यूट करना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड से हमें इसको डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करना मतलब उसमें पानी मिलाना। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ना, डाइल्यूट करने की जो प्रक्रिया है, बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा छेपी, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा हीट इवोल्व होती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए हमें। The dilution of a concentrated acid base should always be done by adding concentrated acid base to water gradually with stirring and not by adding water to concentrated acid base। देखो, हमेशा जब भी कभी किसी एसिड या बेस को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस को अगर हमें डाइल्यूट करना है तो हमें क्या करना है कि पानी में धीरे धीरे एसिड या बेस को मिलाना है, ना कि एसिड या बेस में पानी मिलाना। देखो, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसको मैं समझाता हूँ। When concentrated acid or base added to water gradually, then the heat evolved is easily absorbed by large amount of water। देखिए, जब concentrated acid और base में अगर हम सॉरी when जब हम पानी में concentrated acid और base मिलाएंगे तो जो हीट निकलेगी तो वो आराम से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी पानी के द्वारा, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। और दूसरे केस में क्या है, in other case if water is added to concentrated acid or base, यानी कि एसिड और बेस में अगर पानी मिलाया जाएगा, then the large amount of heat is evolved at once, और एकदम से हीट निकलेगी और जो एसिड या बेस टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है वो बाहर भी आ सकता है। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, यानी कि डाइल्यूटिंग कर रहा है एसिड और बेस की, हो सकता है उसके चेहरे पर भी लग जाए, या हाथ जल जाए उसका, या टेस्ट ट्यूब जो है फट जाए। ठीक है, तो उसको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए डाइल्यूट करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए हमें। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके पास मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, वाटर है यहाँ पे, यानी कि डाइल्यूट करने का सही तरीका क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस को। तो वाटर है तो धीरे धीरे आप जो है एसिड को इसमें आप डालें, धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब एसिड धीरे धीरे यहाँ आएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये डाइल्यूट करना एक बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जैसे ही वो इसमें मिलेगा तो हीट जनरेट हो। ठीक है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी और एसिड या बेस जो आ रहा है कॉन्सेंट्रेटेड उसकी मात्रा कम होगी, तो जो हीट निकलेगी उसको ये पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। हालांकि टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, लेकिन एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस को डाइल्यूट करने का ये सही तरीका है। दूसरा तरीका है, मान लो आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो और टेस्ट ट्यूब के अंदर आप पहले एसिड या बेस डाल लो। मान लो एसिड डाल लिया आपने, अब उसके बाद आप पानी ऐड करेंगे। तो अगर उसके बाद अगर आप पानी ऐड करते हैं तो क्या होगा कि एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी जो आप ऐड कर रहे हैं वो कम होगा, तो इससे क्या है, ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी। ठीक है, और हो सकता है ये एसिड जो है स्प्लैश आउट हो जाए।
ठीक है। तो जिस हाथ से आपने इसको पकड़ा है उस पर गिर जाए, मुंह पे लग जाए, तो इस प्रकार से हो सकता है ये टेस्ट ट्यूब ब्रस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये तरीका गलत है डाइल्यूट करने का। डाइल्यूट करने का यही तरीका सही है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि किस प्रकार से एसिड और बेस को हम डाइल्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन? एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं? द कॉमन इंडिकेटर कैन टेल अस वेदर द गिवन थिंग इज एसिड और बेस। देखो, जो साधारण इंडिकेटर होते हैं वो हमें यही बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो दी गई है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, अब ये पता करने के लिए कि कोई भी चीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, इसके लिए हमें एक अलग प्रकार का इंडिकेटर चाहिए जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, और डाई विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ एंटायर पीएच स्केल। यानी कि ये जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर का एक मिक्सचर होता है और ये अलग अलग कलर देता है। ठीक है, जब इसमें मान लो नींबू डाला आपने, सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी डाला, ठीक है, या कोई और चीज़ जिसका भी आप मतलब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है, या उसकी पीएच वैल्यू क्या है ये पता करने के लिए, तो आप जिस भी चीज़ को आप इसमें डालेंगे एक कलर उसमें निकल के आएगा। ग्रीन कलर भी आ सकता है, मान लो पानी डालेंगे तो ग्रीन कलर आएगा। तो उस कलर के हिसाब से एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल। और पीएच स्केल में 0 से 14 तक वैल्यू होती है और उसमें अलग अलग कलर बने होते हैं। ठीक है, तो जो कलर आया उस कलर के हिसाब से आप उस वैल्यू को चूज कर लीजिए और वही पीएच वैल्यू है। ठीक है, जो जिस चीज़ का आप पीएच टेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं। ए पीएच स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यह पीएच स्केल जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। और इसको डेवलप किया गया था सोरेनसन के द्वारा 1909 में। ठीक है, अब जरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, पी का मतलब क्या होता है? पीएच में पी का मतलब होता है पावर। ठीक है, पोटेंस, और पोटेंस का मतलब होता है पावर। और एच तो है ही हाइड्रोजन। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0, यानी कि 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी बेसिक। पीएच स्केल में हम 0 से 14 तक की वैल्यू मेजर करते हैं। 0 का मतलब होता है एसिडिक और 14 मतलब बेसिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, और इसी के साथ में ये लगा हुआ है यहाँ पे पीएच स्केल। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज लगी हुई है, कलर है, और कलर के साथ में एक, फिर ये दूसरा कलर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 14 तक है ये। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, और इसी के साथ में ये है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर में आप जिसका भी पीएच वैल्यू जानना चाहें उस चीज़ का सॉल्यूशन बना के उसमें इसके ऊपर ड्रॉप डालिए, इसका कलर चेंज हो जाएगा। जो भी कलर आएगा यहाँ पे आप कलर देखिए कि कौन सा कलर आया है, और उस कलर के हिसाब से फिर वैल्यू देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर खाली पेपर के फॉर्म में नहीं मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, ज़रा इसको भी देखते हैं। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अलग अलग कलर्स बने हुए हैं, इनके हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ की क्या पीएच वैल्यू है। ठीक है, चलिए आगे चलें हम। देखिए, देखिए पीएच वैल्यू जो होती है वो जीरो से लेके 14 तक होती है, लेकिन 0 से 7 तक ये होते हैं एसिड, और 7 से 14 तक ये होते हैं बेस। ठीक है, अब 0 से 3.5 ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड 3.5 से 7 ये होते हैं वीक एसिड। ऐसे ही 7 से 10.5 ये होते हैं वीक बेस और वीक एल्कली, और 10.5 से 14 ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्कली। ठीक है,
यानी कि पीएच वैल्यू के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। अगर पीएच वैल्यू 0 से 3 के बीच में आती है तो यानी कि वो चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 3 से यानी कि 3.5 से 7 तक आती है तो वो वीक एसिड है, और 7 से लेकर 10.5 तक आती है तो वो वीक बेस है, और 10.5 से 14 तक आती है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम 7 से लेफ्ट जाएंगे तो इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। जैसे 7 से लेफ्ट 6 थोड़ा सॉरी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। 6 थोड़ा एसिडिक होगा, 5th उससे ज़्यादा एसिडिक, फिर 4th उससे ज़्यादा एसिडिक, 3rd उससे ज़्यादा, 2nd उससे ज़्यादा, 1st उससे ज़्यादा, और 0 तक पहुँचते पहुँचते सबसे ज़्यादा एसिडिक। ऐसे ही 7 से राइट जाएंगे तो पहले थोड़ा बेस बेस, फिर 9 थोड़ा ज़्यादा, 10th थोड़ा ज़्यादा, 11 थोड़ा ज़्यादा बेस, 12 थोड़ा ज़्यादा, 13 थोड़ा ज़्यादा, एंड 14 ये जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा बेसिक की वैल्यू है। ठीक है, इधर जो है लेफ्ट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है और राइट जाने पर बेसिक नेचर बढ़ जाता है। ठीक है, लेफ्ट जाने पर हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और राइट जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये पीएच स्केल है पूरा कलरफुल। ठीक है, ये ग्रीन कलर जो है यानी कि 7 न्यूट्रल है, ये बहुत ज़्यादा क्षारीय है, और ये बहुत ज़्यादा अम्लीय है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है और ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की पीएच वैल्यू दे रखी है, जैसे बैटरी एसिड इसकी पीएच वैल्यू 1 है, जैसे गैस्ट्रिक एसिड इसकी पीएच वैल्यू 2 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी 3 है, सोडा इसकी 4 है, एसिड रेन इसकी पीएच वैल्यू 5 है, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी ये 5.5 है, उसके बाद यूरिन एंड स्लाइवा इसकी 6.5 है, एंड प्योर वाटर इसकी 7 है, इसके बाद सी वाटर 8 है, बेकिंग सोडा 9 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, अमोनिया 11 है, सोपी वाटर 12 है, ब्लीच 13 है, एंड ड्रेन क्लीनर 14 है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों की जो है पीएच वैल्यू दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखिए जैसे बताया था 7 से लेफ्ट जाने पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, राइट जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। 7 के ऊपर ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे चलें। देखो ये यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यू दे रखी है जो आप देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो 0 है, उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1 है, वो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। गैस्ट्रिक जूस की 1.4 है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो हमारे पेट में बनता है। ठीक है, लेमन जूस 2.5 है, विनेगर 4 है, टमाटो इसकी वैल्यू 4.1 है टमाटो जूस की। ठीक है, कॉफ़ी 5 है, उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक की पीएच वैल्यू 6 है, मिल्क की 6.5 है, यानी कि मिल्क जो है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, और प्योर वाटर की 7 है पीएच वैल्यू। ऐसे ही सलाइवा की 7.4 है खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद 5.8 है। ब्लड की 7.4 है, ब्लड जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, ऐसे ही एग की 7.8 है, ऐसे ही टूथपेस्ट की 8 है, उसके बाद बेकिंग सोडा की 8.5 है, वॉशिंग सोडा की 9.0 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10 है, हाउस होल्ड अमोनिया की 11.6 है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की 13.0 है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14। तो ये बच्चों पीएच वैल्यू है सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस की। ठीक है, या सब सम कॉमन सब्सटेंसेस की कुछ पूछ भी लिया जाता है इसमें से। चलिए आगे चलें। अब देखो यहाँ पे भी ये टेबल के साथ पीएच स्केल के साथ ये वैल्यू दिखाई हुई है। जैसे जैसे बैटरी एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, लेमन जूस। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, ये मैंने इसीलिए डाला था कि आप लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं? यस, आवर बॉडी वर्क वेल विद इन ए नैरो पीएच रेंज 7.0 टू 7.8। हमारा जो शरीर है वो बहुत ही नैरो पीएच रेंज में काम करता है, 7.0 से 7.8।
यानी कि हल्का सा बेसिक माध्यम चाहिए हमारे शरीर को काम करने के लिए। बिकॉज ऑफ मैनी, ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे जो क्रूशियल बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में वो इसी स्पेसिफिक पीएच लेवल पर होते हैं। ठीक है, अगर पीएच जो है रेन वाटर का 5.6 हो जाए तो इसको एसिड रेन कहा जाएगा। ठीक है, टू मच एसिड रेन, ज़्यादा एसिड रेन हो गई तो इससे जो तालाब है उनका पानी जो है उसका पीएच कम हो जाएगा, या जो नदी है उसके पानी का पीएच कम हो जाएगा, जिससे कि जो है एक्वेटिक एनिमल के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि जो जलीय जीव हैं उनके लिए जीना मुश्किल आ जाएगा। सोइल पीएच फॉर प्लांट, प्लांट के लिए भी जो सोइल का पीएच है वो महत्वपूर्ण होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सोइल इज क्लोज टू 7, यानी कि ज़्यादातर प्लांट तभी अच्छे से ग्रो करते हैं जब सोइल का पीएच 7 हो। अगर सोइल जो है ज़्यादा एसिडिक होगी या बेसिक होगी देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर प्लांट टू ग्रो वेल, तो प्लांट के लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल होगा। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अफेक्ट द पीएच ऑफ सोइल, यानी कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं ना उससे सोइल का पीएच जो है वो डिस्टर्ब होता है। केमिकल्स कैन बी एडिड टू सोइल टू मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो डेट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हमारा जो स्टमक है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हमारे स्टमक के अंदर। तो फिर आप सोचते होंगे ये हमें हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? तो इसके लिए क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ एक और लेयर बनती है हमारे स्टमक में जिसको मुक्कस लेयर बोलते हैं। ठीक है, और ये मुक्कस लेयर जो है इसकी वजह से HCl जो है हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन सबसे पहले HCl का काम जान लेते हैं क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। देखो जब कभी हमें अपच की समस्या हो जाती है, यानी कि जब हम कभी ज़्यादा स्पाइसी तला हुआ भोजन खा लेते हैं तो हमारा शरीर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, और इससे क्या होता है हमें पेन होता है और इरिटेशन होता है। तो इससे बचने के लिए हम जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बेस ले लेते हैं। लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए, बेस यूज़ करना चाहिए। और बेस जो हम यूज़ करते हैं एसिड से बचने के लिए उसको बोलते हैं एंटा एसिड। दीज एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो ये जो एंटा एसिड है जो हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बन गया है इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक एंटा एसिड है, एक माइल्ड बेस है। इट्स ऑफ्टन यूज्ड फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए इसको लिया जाता है। ठीक है, जब कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो आप ले सकते हैं। और पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई तो हमें क्या लेना चाहिए, बेस। ठीक है, और इस प्रकार के बेस को बोलते हैं एंटा एसिड। ठीक है, ये माइल्ड बेस होते हैं। ठीक है, जो एसिड के प्रभाव को खत्म करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पीएच चेंज एज द काज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, अगर हमारे माउथ का पीएच चेंज हो जाए तो इससे क्या होता है, हमारे दांत जो है वो खराब होने लगते हैं। देखते हैं जरा, देखो द टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो हमारे जो टूथ में जो एनिमल होता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, लेकिन ये कोरोड होने लग जाता है अगर हमारे माउथ का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाए। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड। हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड बनाते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन माउथ आफ्टर ईटिंग। यानी कि खाना खाने के बाद जो शुगर और फूड पार्टिकल हमारे मुंह में रह गए उसको डिग्रेड करके हमारे मुंह के बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं और पीएच लेवल को कम कर देते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो सबसे अच्छा तरीका है इससे बचने का कि खाना खाने के बाद मुंह को साफ करें। ठीक है, यूजिंग टूथपेस्ट विच इज़ जनरली बेसिक। देखो जो टूथपेस्ट हम करते हैं ना, यानी कि इसलिए कहते हैं कि दिन में कम से कम 1 या 2 बार ब्रश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होते हैं ना उनका पीएच वो एक्चुअली बेसिक इन नेचर होते हैं और उनका पीएच होता है 10, और खाना खाने के बाद माउथ का पीएच हो जाता है 5.5। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए जो टूथपेस्ट होते हैं वो सही काम करते हैं। या फिर आप नीम की दातुन भी कर सकते हैं, क्योंकि नीम कैसा है, कड़वा। कड़वा क्या है, बेस, और बेस एसिड को ख़त्म कर देगा। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये, देखो क्या होता है, माउथ के अंदर कैविटीज़ होने दांतों के अंदर कैविटीज़ होने लग जाती हैं। आप देख सकते हैं जो एसिड बनाया उसकी वजह से ये जो इसको बोलते हैं टूथ एनामल। ठीक है, ये हार्डेस्ट
सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, ठीक है। लेकिन ये भी जो है धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाता है एसिड के फॉर्मेशन के कारण, जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है, टूथपेस्ट करना चाहिए। ओके, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर, यानी कि केमिकल वॉरफेयर की वजह से देखो क्या होता है कि जो एनिमल और प्लांट है वो अपनी सुरक्षा के लिए एसिड और बेस का इस्तेमाल करते हैं। मैनी एनिमल एंड प्लांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर देयर एनिमी बाय इंजेक्टिंग पेनफुल और इरिटेटिंग एसिड और बेस इनटू देयर स्किन। देखो बहुत सारे एनिमल जो हैं वो एसिड और बेस जो है अपने एनिमी की स्किन में घुसा देते हैं, मतलब इंजेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है और इरिटेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इंजेक्ट कर देती हैं एक एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, इरिटेशन होता है। यूज ऑफ बेस लाइक बेकिंग सोडा, अगर मधुमक्खी ने काट लिया है तो आप बेकिंग सोडा उस जगह पर रब कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको आराम मिले। अनदर एग्जाम्पल इज स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स एंड एंड स्टिंग। देखो नेटल लीव्स और एंड स्टिंग में भी, नेटल लीव्स में क्या होता है, छोटे छोटे कांटे होते हैं जिनमें मिथेनोइक एसिड होता है, और चींटी का डंक एंड स्टिंग इसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, ठीक है। तो इससे वो अपना बचाव करते हैं अपने एनिमीज से। चलिए देखिए ये नेटल प्लांट है, ठीक है, और आप ये जो हेयर देख सकते हैं, यानी कि ये नेटल के जो कांटे देख सकते हैं, इनमें मिथेनोइक एसिड होता है। अगर आप गलती से इसको छू जाएंगे तो इस प्रकार से जो है आपके हाथ में भी सूजन हो जाएगी, ठीक है, मिथेनोइक एसिड की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो एसिड बेस हो गया ख़त्म, अब है सॉल्ट यानी कि लवण, और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको भी पूरा करते हैं। सोल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। देखो सोल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट सोल्ट हैज़ टू पेरेंट्स, यानी कि सोल्ट के दो पेरेंट हैं, एक है एसिड और एक है बेस। सो द नेम ऑफ सोल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। तो इसलिए सोल्ट के जो नाम है उसमें दो दो पार्ट होने चाहिए। पहला पार्ट होना चाहिए, द फर्स्ट पार्ट इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ बेस, यानी कि पहला पार्ट जो है वो बेस से लिया जाता है, और सेकंड पार्ट कहाँ से लिया जाता है, एसिड से लिया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो ये जो सोडियम शब्द है ये तो आया है यहाँ से बेस से, एंड क्लोराइड ये आया है यहाँ से एसिड से, यानी कि पहला नाम जो आया है वो आया है बेस से और दूसरा नाम आया है एसिड से, ठीक है। चलिए द सोल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड, द सोल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड सल्फेट, द सोल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉल्ड नाइट्रेट, द सोल्ट ऑफ कार्बनिक एसिड कॉल्ड कार्बोनेट, द सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड कॉल्ड एसीटेट, ठीक है। देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट है ना उनके लिए मैंने आप यहाँ पे एक टेबल बनाई है, ठीक है, कि सोल्ट का नाम, फॉर्मूला और कहाँ से वो बना है, बेस और एसिड इनके रिएक्शन से बना है, ठीक है। जैसे पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट जो है वो कैसे बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही सोडियम सल्फेट है, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर सल्फेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। द पीएच ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन। देखो सोल्ट सॉल्यूशन का पीएच इस बात पर निर्भर करता है कि द पीएच ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन थो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सोल्ट्स आर न्यूट्रल। देखो ज़्यादातर जो सोल्ट का जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है, बट सम सोल्ट प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। तो जो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से प्रोड्यूस हुआ है वो न्यूट्रल होगा। द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो ऊपर वाले का स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल साल्ट, ठीक है, एंड वाटर। ऐसे यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा। दूसरा यहाँ पे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन सॉल्ट जो है एक रॉ मटेरियल है केमिकल्स के लिए, तो कैसे है उसके लिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखें, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से निकाला जाता है इवापोरेशन की प्रक्रिया के द्वारा। द सी वाटर ट्रैप्ड इन लार्ज पूल एंड अलाउड टू स्टैंड देयर, देन द सन इवापोरेट द वाटर एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। देखो सी वाटर को क्या करते हैं, एक लार्ज पूल में ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, और फिर सन के द्वारा उसका जो पानी है वो इवापोरेट होता है, और इवापोरेट होने के बाद जो नीचे बचता है वो बचता है सॉल्ट, ठीक है। फिर उसको साफ करके प्रोसेस करके पैक करके बेच देते हैं, तो इस प्रकार से सॉल्ट बनता है। दूसरा तरीका है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जो ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं, ये जो रॉक सॉल्ट होते हैं ना, ये कैसे बने हैं, जो ज़मीन के नीचे कोयले के रूप में निकाले जाते हैं। देखो ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं जैसे कोयला निकाला जाता है, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही बने हैं कि पुराने ज़माने में कोई समुंदर वहाँ पे सूख गया, ठीक है, और वहाँ पे जो समुंदर सूखने के कारण कोई बहुत बड़ा सॉल्ट का डिपॉजिट वहाँ पे हो गया, और उस समय तो लोग उसको निकाल नहीं पाया, वो ज़मीन के नीचे दब गया, तो अब उसको जो है माइन करके खोद के उस सॉल्ट को निकालते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट निकालने के या सॉल्ट हमारे पास दो तरीके से आता है, एक आता है सी वाटर से, एक ज़मीन के नीचे से, ठीक है। सॉल्ट जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है, सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए रॉ मटेरियल है, बेकिंग सोडा के लिए, वॉशिंग सोडा के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये एक प्रकार का रॉ मटेरियल है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए, द रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट का जो सॉल्ट होता है उसका कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, उसको कहा जाता है ब्राइन, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। When electricity is passed through a concentrated solution of sodium chloride, जिसको ब्राइन कहा जाता है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है एंड हाइड्रोजन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। बच्चों ये जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आती है एग्जाम में। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन, देखो इसमें क्योंकि क्लोरीन बन रहा है तो इसलिए इसका नाम क्लोर है, एंड साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो कि एक एल्कली है, तो इसलिए इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस है, क्योंकि क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये रिएक्शन कैसे होता है, यानी कि सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। देखिए सोडियम क्लोराइड, ये इसको ब्राइन बोलते हैं। जब ये वाटर में इसको मिक्स किया जाता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो इन तीन चीज़ों का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। और ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है। चलिए आगे चलें। देखिए देखिए क्लोरीन एल्कली गैस, सॉरी क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, एनोड पर क्लोरीन गैस होती है, एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, ठीक है। अब हम यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करेंगे क्लोरीन एल्कली मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये सोल्ट है, देखिए कैथोड पे हो रही है हाइड्रोजन गैस, एनोड पे हो रही है क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, या क्लोरीन ऑफ लाइम भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है CaOCl2, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन होती है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलता है, और साथ में वाटर, ठीक है। इसके यूज क्या है, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर,
for bleaching cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper industries, and for bleaching washed cloth in laundry. ठीक है, आगे चलते हैं. As an oxidizing agent in many chemical industries, for disinfecting drinking water to make it free from germs. ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है. आगे है हमारे पास बेकिंग सोडा. द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3, और इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है. इसका प्रोडक्शन देखिए, जब सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट किया जाता है अमोनिया के साथ, ठीक है, तो ये अमोनिया के साथ, वाटर के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड साथ में अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, when solid sodium hydrogen carbonate is treated, then it decompose to give sodium carbonate, water and carbon dioxide. ठीक है, अब इसका यूज देख लेते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सॉरी, इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज होता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, तो ये एंटासिड में भी यूज होता है, यानी कि एसिडिटी हो गई है तो उसको क्योर करने के लिए. एंड बीइंग अल्कलाइन इन नेचर, एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ. ठीक है, जब एसिडिटी हो जाती है पेट में तो बेकिंग सोडा हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर यूज करता है, मतलब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है. आगे चलते हैं. वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. इसको कॉमनली कहा जाता है सोडा ऐश. ठीक है, एनहाइड्रस. देखिए, अगर हम इसमें से पानी निकाल देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जो कि एनहाइड्रस होगा. एनहाइड्रस मतलब विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है. और जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो फिर इसको सोडा ऐश कहा जाता है. ठीक है, इसका प्रोडक्शन देख लेते हैं. व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, देन इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट. जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है. ठीक है, और फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट. डेका मीन्स 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अब इसके यूज देखते हैं. सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. अब बोरेक्स क्या होता है इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, बाद में पढ़ेंगे. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज एन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज. इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है, बोरेक्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. देखिए, बोरेक्स एक पाउडरी वाइट सब्सटेंस होता है, आल्सो नोन एज सोडियम बोरेट या सोडियम टेट्राबोरेट और सोडियम और डाई सोडियम टेट्राबोरेट. इसका यूज़ होता है हाउस होल्ड क्लीनर के तौर पर, और एक बूस्टर होता है फॉर लॉन्ड्री डिटर्जेंट. इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ बोरॉन, सोडियम एंड ऑक्सीजन. लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ. ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 और हाफ molecule of water. The name plaster of Paris came from the fact that it was first of all made by heating gypsum, which was mainly found in Paris. ठीक है, इसका प्रिपरेशन क्या है देखिए. कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको जिप्सम बोलते हैं. जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, एंड 1/2 molecule of water जो है रिलीज हो जाता है. नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर molecule is shown to be attached as a water of crystallization. How can you get half a water molecule? देखिए, हाफ वाटर मोलिक्यूल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि 2 फॉर्मूला यूनिट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शेयर करते हैं. तो एक फॉर्मूला यूनिट में तो हाफ ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. POP का यूज़ क्या है? मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ब्रोकन बोन बीइंग सेट बाय यूजिंग POP. देखो, डॉक्टर जो है POP का इस्तेमाल करता है और जो है प्लास्टर बांध देता है. ठीक है, जहाँ पे हड्डी टूट जाती है. फायर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है. ठीक है, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन.
There are some salt which contain a few water molecule as an essential part of their crystal structure. Water of crystallization is fixed level of water. देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स लेवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, जो कि एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में मौजूद होता है. द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट. जिनमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उन सॉल्ट को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट. एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज ए फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फॉर्मूला यूनिट. एग्जाम्पल देखिए जरा, देखिए कॉपर सल्फेट है. कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं CuSO4 एंड 5H2O. इट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. द सॉल्ट विच है लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट. यानी कि वो सॉल्ट जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट कर देते हैं उनको एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं. अब जरा इसको समझने की कोशिश करें. देखिए आपने कॉपर सल्फेट देखा होगा आपकी क्लास लैब में, वो इस प्रकार का ब्लू कलर का होता है. ठीक है, क्यों होता है ये ब्लू कलर का, क्योंकि ये हाइड्रेटेड है. ठीक है, और इसमें 5 एक मोलिक्यूल इसमें जो है ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है. जब इसको हीट कर देते हैं तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है. ठीक है, अब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया. फिर से अगर हम इसके अंदर वाटर ऐड करें तो ये फिर से अपना ब्लू कलर वापस ले लेगा. ठीक है, द वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टर्न ब्लू अगेन व्हेन वाटर इज एडेड टू इट. ठीक है, तो बच्चों ये आपका आज का चैप्टर था. बच्चों अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है बच्चों, थैंक यू.